जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं CHSL की इस क्लास में। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि दिवाली के टाइम आपको मिलेंगे 3 मॉक टेस्ट। आज अपना अंतिम मॉक टेस्ट है। कल से हम वापस से अपने टॉपिक पर एंट्री करेंगे। टेंस आपका कंप्लीट हो चुका था। टेंस के बाद के टॉपिक को हम आज से डिस्कस करेंगे कल से। तो आज के सेशन में फिर से हम कुछ अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तीसरा मॉक टेस्ट है, आखिरी मॉक टेस्ट है। जैसा प्रॉमिस किया था अभी अपनी क्लास वैसे ही चल रही है। एक दिन मैंने वोकैबुलरी भी करा दी, टॉपिक भी करा दिया, मॉक टेस्ट भी हो गए, टेस्ट सीरीज भी आपको दे दी और आपको नोट्स भी दे दिए। सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और वोकैब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है और ये वर्ड है आउटब्रेक। अगर हम आउटब्रेक वर्ड की बात करें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। और इसका मीनिंग होता है प्रकोप। जब भयंकर सी सिचुएशन बन जाती है, जब जान की बाजी लगानी पड़ जाती है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं आउटब्रेक। इरप्शन कह सकते हैं। मुझे याद है कि परसों की क्लास में मैंने इरप्शन से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराया था। इरप्शन का मतलब भी होता है कि प्रकोप की जब हम बात करते हैं तो उसको भी हम इरप्शन से ही यूज करते हैं। फ्लेयर अप इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। अपसर्ज की बात करें ये भी आपका एक सिनोनिम हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि जब घातक घटनाएं आ जाएं, बेकार की घटनाएं आ जाएं जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा पैसिफिकेशन, शांति स्थापित करना, नो परेशानी, नो झंझट, नो टेंशन। तो उसके लिए हम इस पैसिफिकेशन वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रूव्ड टू बी मैसिव। जो द्वितीय विश्व युद्ध की आउटब्रेक थी, प्रकोप था, परेशानी थी, बहुत बड़ी थी। मैसिव का मतलब क्या है? बहुत बड़ा, या हम कह सकते हैं बहुत विशाल। तो सही जो वर्ड है वो है आउटब्रेक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, मीनिंग प्रकोप। आगे की अगर हम बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने है वर्ड ऑफ द डे टू, अपीज। अपीज की बात करें तो इसका सिनोनिम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है CHSL में ही। अपीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है शांत करना, शांति स्थापित करना, बड़ी शांति की तरफ जाना। उसके लिए इस अपीज वर्ड का यूज करते हैं। कॉन्सिलेट इसका आपका एक कॉमन सा वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम कह सकते हैं। अगर हम इसके दूसरे सिनोनिम की बात करें तो प्लेसेट और पैसिफाई हो जाएगा। सिनोनिम ही है। इससे पहले एक वर्ड था जिसमें पैसिफिकेशन किया था। हम इन वर्ड का यूज भी उसके एंटोनिम के तौर पर यूज कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम प्रोवोक हो जाएगा। प्रोवोक का मतलब दरअसल होता है उकसाना, किसी काम को करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उकसाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल की बात करें तो अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड टू अपीज लोकल प्रेशर ग्रुप्स। अमेंडमेंट्स जो बदलाव आते हैं, जब चेंजेस आते हैं तो लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं चीज़ों का विरोध करने लगते हैं या कुछ तो बदलाव लाने के लिए ही विरोध करते हैं। जब बदलाव हो जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से इसके डायरेक्शन को समझ के और डायरेक्शन को ध्यान में रख के इसका जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द वर्ड विच मी द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है। वर्ड क्या है? ओपन रिवेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। जब कानूनी अथॉरिटी, कानून के खिलाफ कोई सोल्जर्स, सैनिक और सेलर्स, नाविक विरोध कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्राइक, हड़ताल, म्यूटनी जिसे कहेंगे विद्रोह, सैन्य विद्रोह, कूप पुलिस का चलन, या फिर प्रोटेस्ट रक्षा करना। तो देखो, आपने इतिहास की कई सारी घटनाओं में इस तरह के वर्ड पढ़े होंगे और अपने पड़ोसी देश में ये बहुत होता है। आप समझ गए होंगे हम किस पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं। तो ये म्यूटनी होता है, सैन्य विद्रोह कहलाता है। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सैन्य विद्रोह। तो स्ट्राइक की बात करें, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। कूप का मतलब होता है पुलिस का आवागमन, पुलिस का आवागमन। और प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है रक्षा करना किसी चीज के लिए। क्या करना? रक्षा करना। तो ये आपका प्रोटेस्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर आपको इसका एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है? वोलिशन। वोलिशन का एंटोनिम ऑप्शन है विलफुल, वायलेंस, डिस्पोजिशन और कंपल्सन। तो इसका आपको एंटोनिम देना है। ध्यान से जवाब दीजिएगा कि विलफुल, वायलेंस, डिस्पोजिशन और कंपल्सन। अगर हम वॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी काम को ऐच्छिक रूप से करते हैं। इच्छा है तो करें, नहीं इच्छा है तो ना करें। लेकिन जिसे हम कह सकते हैं मन मर्जी, मन मर्जी, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपल्सन। कंपल्सन कहते हैं बाध्यता, कि नहीं भाई आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी, ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं बाध्यता। ठीक है, तो विलफुल कहते हैं इच्छा पूर्वक, सिनोनिम हो सकता था। वायलेंस की बात करें तो वायलेंस होता है हिंसा, और अगर डिस्पोजिशन की बात करें तो किसी चीज को दूर करने की बात करना, दूर करना, तो उसके लिए इस डिस्पोजिशन वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसका भी आप जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हार्डशिप का आपको सिनोनिम देना है। ऑप्शन है मिस्ट्री, रहस्य, ऑप्शन है मिजरी, कष्ट, ऑप्शन है डिफिकल्ट, परेशानी, ऑप्शन है प्राइवेसी, जिसे हम कहते हैं सक्रियता, या हम कह सकते हैं जो रहस्य हो, जो सुरक्षा हो, अपनी पर्सनल सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। तो हार्डशिप वर्ड का मीनिंग होता है कठिनाई, मुसीबत भी कह सकते हैं, कठिनाई या मुसीबत, इसके लिए यूज करते हैं। तो डिफिकल्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर हम बात करें मिस्ट्री की तो इसका मतलब होता है रहस्य, मिजरी का मतलब होता है कष्ट, और प्राइवेसी का मतलब होता है जब हम किसी चीज में सुरक्षा की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं सेफ्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। क्वेश्चन क्या है? अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये कुछ नहीं है। द वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वुल्फ भेड़िया जो है वो क्या है? वो भेड़ के कपड़े पहन के आ गया, तो भेष बदल लिया। कहते हैं ना, एक बचपन में आपने कहानी किसकी पढ़ी होगी, शायद लोमड़ी या सियार वाली कहानी थी, वो कलर्ड उसको कर दिया गया था, जंगल में शेर भी उससे डरा था, फिर एक बार उसने आवाज निकाली, शेर पहचान गया। ठीक है, वैसे ही कहानी है। तो अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक जो खतरनाक व्यक्ति हो ना, वो ये कहे कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भेष बदल लेना, अपने विचार बदल लेना, अपने तौर तरीके बदल लेना, उसके लिए यूज करते हैं। इसके लिए कोई बड़ा ही पॉपुलर फेमस हिंदी वर्ड यूज किया जाता है, वो फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो हिंदी वर्ड आपका कौन सा होता है। तो अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब है अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपसे कह रहा है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां भी आपको इन डिस्टिंग्विशेबल, इसका आपको सिनोनिम देना है। इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है जब हम अंतर करें किसी चीज में, और इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज में अंतर ना कर सकें। तो कंपेरेबल, तुलनीय या तुलनात्मक, प्रोफाउंड, प्रचुर मात्रा में, रिफ्लेक्टिव, परावर्तक, या फिर इक्विवेलेंट, मतलब होता है समान या समानता। तो अगर हम बात करें इनडिस्टिंग्विशेबल की, तो इसका मतलब होता है अंतर, असमानता, क्या कह सकते हैं, असमानता, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इक्विवेलेंट, जिसे हम कहते हैं समानता। क्या कहते हैं? समानता। कॉम्परेबल, कॉम्परेबल की बात करें तो कॉम्परेबल का मतलब होता है तुलनात्मक, कॉम्परेबल मीनिंग तुलनात्मक। और प्रोफाउंड की बात करें तो प्रोफाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या हम कह सकते हैं अधिक मात्रा में, जो चीज ज्यादा मात्रा में हो। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है परावर्तक। रिफ्लेक्टिव मीनिंग क्या होता है? परावर्तक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द वर्ड विच द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एक बार फिर से आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट एंजॉयज वन ऑफ द आर्ट्स और फूड और ड्रिंक इट्सेटेरा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी हो कि भाई मनोरंजन कैसे करते हैं, जिंदगी का असली मज़ा कैसे लेते हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, ड्रिंक से रिलेटेड हो, तो इन चीज़ों में आनंद कैसे लेता है, इंजॉय कैसे करता है। ऑप्शन है एडमायरर, ऑप्शन है एरिस्टोक्रेट, ऑप्शन है एस्थेटिक और ऑप्शन है कांसनर। आपके पास अच्छे वर्ड यूज हुए हैं तो इन वर्ड के मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है। कांसनर हालांकि हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही आंसर पहचाना। कांसनर कहते हैं जो इंसान मनोरंजक टाइप का हो, दिलफेक टाइप का हो, इंजॉय करने वाला हो, आनंद लेने वाला हो, मज़े लेने वाला हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। आनंद लेने वाला या मज़े लेने वाला, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, जो इंसान किसी की तारीफ करने योग्य होता है। एरिस्टोक्रेट की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, जो इंसान अराजक तत्वों पर ध्यान देता है, अराजकतावादी, अराजकतावादी। और एस्थेटिक की बात करें तो ये होता है आपका सन्यासी टाइप का व्यक्ति, जो सन्यासी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी है बट है आसान। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर देयर इज स्टिल अ डिबेट अबाउट व्हाई डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइड हैव skyrocketed among people today, ubiquitous smartphone use plays surely a part। ये न्यूज़पेपर की एक घटना है जब 14 जून को संडे के दिन हम सब के प्यारे सुशांत सिंह राजपूत जी ने फांसी लगा ली थी, सुसाइड कर लिया था। केस चला, रहस्य बना रहा, आज भी रहस्य है, आज भी कंफर्म नहीं है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, वाकई में उन्होंने सुसाइड की थी या फिर कुछ उनके साथ ज्यादती हुई थी या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। तो एक नोट आया था पेपर में, उसी टाइम ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया था कि आज भी यंग लोगों के बीच में सुसाइड की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। स्मार्टफोन यूज़ प्लेज श्योरली अ पार्ट। क्या इसमें स्मार्टफोन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या जो आधुनिक शैली हम लोग अपना रहे हैं जीवन जीने की, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो नो इम्प्रूवमेंट, या स्मार्टफोन यूज श्योरली प्लेज अ पार्ट, स्मार्टफोन यूज श्योरली प्लेज अ पार्ट, या फिर स्मार्टफोन यूजेस प्लेज ए श्योरली पार्ट। तो देखो सही जवाब जो है वो बी है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, यहाँ वर्ड को गलत कर दिया गया या हेल्पिंग वर्ब गलत तरीके से यूज हुई है, वर्ड एरर तो है, इम्प्रूव, क्योंकि श्योरली की पोजीशन गलत तरीके से यूज की गई है। श्योरली आपका कहाँ पर यूज होगा, श्योरली आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये आपका वर्ब से पहले यूज होगा। किससे पहले यूज होगा, श्योरली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, वर्ब से पहले करने वाले, तो श्योरली को हम पहले रखेंगे। श्योर एक एडजेक्टिव होता है, और मैंने आपको कई बार बताया कि जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब को यूज करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ फोटोग्राफ शुड एट यू एंड टेल यू लाउडली दैट समथिंग। विंक स्ट्रेंज, लुक स्कैरी, लाफ इजी, साउट और रॉन्ग। तो फोटोग्राफर जब फोटो खींच रहा होता है तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ बातें कर रहे हैं, भाई ऐसे लेनी है फोटो, ये करना है फोटो को, ऐसे करनी है फोटो। तो होता है ना, फोटोग्राफर भी कहता है चीज़ और आप मुस्कुरा देते हैं। हिंदी में पनीर बोलो तो कोई नहीं मुस्कुराता, इंग्लिश में चीज़ बोलो तो सब मुस्कुरा देते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके चेहरे पर। शो फॉर बैक द 90s, देखो ये जो 1990s है, ये 1990s साल की बात की गई, उस समय की बात की गई, तो डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर इसका यूज कर लिया गया। एच फॉर, अगर हम यहाँ पर देखें, डिस्क्राइब द एमनेस्टी वर्क। Amnesty International had a reputation of being a hard place to work, so the work TOEIC was used to describe the amnesty work culture। यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और आप सब लोग जानते हो जब भी हम एग्जाम्पल देने की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के सेंस में हम किसका यूज करते हैं,
एज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के सेंस में किसका यूज करेंगे? एज का यूज करेंगे। तो ये जो एज वाला ऑप्शन है ना, एज फार बैक एज द 1990s, ये सही। एज फार बैक द 90s, एज फार बैक एज, मतलब जब हम एक जैसी समानता दिखाने की कोशिश करते हैं, सिमिलरिटी बताने की कोशिश करते हैं, तो एज और एज का हम लोग यूज करते हैं। और वही कहानी यहां पर दोहराई जा रही थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा इस पर भी ध्यान देना। क्या कह रहा है ये? In general, Earth's magnetic is getting weaker, leading scientists to say that it will eventually flip like a war flipping over. तो इन जनरल अर्थ मैग्नेटिक, आप जानते हो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, एक चुंबकीय शक्ति है, इज गेटिंग वीकर, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लीडिंग साइंटिस्ट टू से दैट इट विल इवेंचुअली फ्लिप, और ये लोग कह रहे हैं कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भैया अचानक से एक झटका लगेगा, लाइक अ वॉर फ्लिपिंग कवर। तो ओवर, एरिया टेंडर, फील्ड मैग्नेट, ग्राउंड चॉकलेट, या पावर, या जिम्नास्ट भी यूज हुआ है भाई। तो देखो, जब यहाँ पर बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम किसका यूज करेंगे? फील्ड और मैग्नेट। यहाँ बोला भी गया है और उसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बातें की गई, तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अथॉरिटीज हैज बीन रेगुलर इशूइंग अवेलेंस वार्निंग्स फॉर वल्नरेबल एरियाज दैट हैव विटनेस्ड हैवी स्नोफॉल। कई बार क्या होता है कि किसी जगह पर भी, कहीं पर भी अथॉरिटीज़ लगा दी जाती हैं करंट सिचुएशन का ध्यान रखने के लिए, करंट सिचुएशन पर फोकस करने के लिए। तो हैज़ बीन रेगुलर इशूइंग, इसमें कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन है हैव बीन रेगुलर इशूइंग, नो इम्प्रूवमेंट, हैज़ बीन, या हैव बीन रेगुलरली इशूइंग। तो अथॉरिटीज़ प्लूरल है, जब ये आपके पास प्लूरल है तो इसके साथ हमारी जो आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। अब हमें ध्यान देना है कि रेगुलर आना चाहिए या रेगुलरली। आप जानते हो कि इशूइंग यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है। इशूइंग कैसे यूज हो रहा है? एज अ वर्ब यूज हो रहा है। और जब भी हम किसी वर्ड को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? हैव बीन रेगुलरली इशूइंग, क्योंकि रेगुलर तो आपका एडजेक्टिव के तौर पर देखा जाता है, ठीक है, और रेगुलरली करेंगे तो वो हमारा एडवर्ब के तौर पर हो जाएगा। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? हैव बीन रेगुलरली इशूइंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कैरी अ चिप ऑन वंस शोल्डर। इसका आपको मीनिंग बताना है कि इसका सही मीनिंग क्या है। कैरी अ चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी के कंधे पर कुछ रख के ले जाना, तो हम कहते हैं इंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट। भीड़ जो है ना, लोग जो है ना, किसी के पास्ट के चीज़ों को याद करके या फिर पुरानी चीज़ों को याद करके किसी का मॉक बनाना, ये भी हो सकता है, किसी का मनोरंजन करना, ये भी हो सकता है, किसी को परेशान करना, ये भी हो सकता है। तो सही जवाब क्या होगा? इंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो ये आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो यहाँ पर भी आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है। A mode of behavior or way of thought peculiar to an individual, not sub or abnormal in any way। तो देखो, peculiar के बारे में अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। peculiar का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज जिसे हम कह सकते हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेंज घटना आती है, किसी के साथ हम स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, अजीब सा बिहेवियर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, सबके साथ नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक, मतलब सनकपन, सनक जिसे कहेंगे, मतलब एकदम से सनकी टाइप का हो, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक समान, एक जैसा। सिनिकल भी कह सकते हैं, जो बहुत ही मतलब बेकार सा व्यवहार करे, घटिया व्यवहार करे। इडियोटिक, इडियोटिक का मतलब होता है मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। तो सही जवाब क्या है कि अगर हम किसी एक इंसान के साथ अचानक से व्यवहार बदल दें, अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लगे, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपसे कह रहा है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंशन, एग्जीक्यूशन और एक्सकर्शन, इसमें आपको ये बतानी है कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंशन, एग्जीक्यूशन और एक्सकर्शन गलत स्पेलिंग। तो मुझे लग रहा है एग्जीक्यूटिव ठीक है, एक्सटेंशन गलत तरीके से यूज हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूशन भी ठीक है, एक्सकर्शन भी ठीक है। तो एक्सटेंशन का जो मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है, EXTENSION होता है, यहाँ एक ई एक्स्ट्रा लगा हुआ था। और एक्सटेंशन का मतलब बढ़ाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारिणी, कार्यकारिणी। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। और एग्जीक्यूशन का मतलब भी होता है कार्यकर्ता कह सकते हैं। और एक्सकर्शन का मतलब होता है द्वेष, जब किसी के मन में हमारे लिए बुरे विचार आए उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट द वर्ड विच द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ टेरपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फनरल। एक ऐसा वाहन जो कॉफिन मतलब कफन को ले जाए, या फिर हम कह सकते हैं शव को ले जाए, मतलब डेड बॉडी को ले जाने का काम करे, तो उसे कहते हैं हॉर्स, शव वाहन, शव वाहन। एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस आप लोग जानते ही हो, जो रोगी को ले जाने वाला वाहन होता है उसे कहते हैं। वीर की बात करें तो ये उस गाड़ी को कहते हैं जिसमें कचरा ले जाया जाता है, उस गाड़ी के लिए यूज करते हैं। वैन भी एक तरह की आपकी गाड़ी होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और ओपेक का आपको एंटोनिम बताना है। मेरे हिसाब से आज का सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिल सकता। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम कहते हैं ओपेक। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है किसी चीज को अवशोषित करना, अवशोषित करना, ठीक है। डल का मतलब होता है भद्दा। पोरस का मतलब होता है प्रतापी, बहुत शानदार तरीके से जो किसी काम को करता हो उसे हम पोरस कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्थ्स नॉर्थ मैग्नेटिक हैज बीन ड्रिफ्टिंग सो फास्ट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब जो नॉर्थ साइड में मैग्नेटिक पावर है वो बहुत तेजी से गिर रही है। दैट साइंटिस्ट से दैट पास्ट एस्टिमेट्स आर नो लॉन्गर एक्यूरेट इनफ फॉर प्रिसाइज। अब कह रहे हैं कि वैज्ञानिक कि भाई इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, हमें ही अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। जॉन नेविगेशन, एरिया एस्टिमेट्स, पोल नेविगेशन, रीजन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स तो लगभग कॉमन है, लेकिन उसके अलावा आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे उसकी चर्चा में हमें शामिल होना है। देखो, मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल, नॉर्थ का मतलब नॉर्थ दिशा की बात नहीं हुई, नॉर्थ पोल का मतलब, यहाँ नॉर्थ का मतलब है उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल का मतलब यहाँ पर क्या है, उत्तरी ध्रुव, और उस उत्तरी ध्रुव की ही यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये आपसे कह रहा है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत तरीके से यूज हुई है। आपके पास ऑप्शन है नेगेटिविटी, निगेशन, निगोशिएशन और नेविगेशन। गलत स्पेलिंग बतानी है। तो नेगेटिविटी ठीक है, निगेशन ठीक है, निगोशिएशन NEGOTATION, तो ये जो एक आई बनी है ना, ये गलत तरीके से यूज हुई थी, तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा। नेविगेशन भी ठीक है, तो गलत स्पेलिंग किसकी थी, निगोशिएशन की स्पेलिंग गलत थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें गलत स्पेलिंग कौन सी है। तो आपके पास है काउंसलर, कॉन्सुलेशन, कॉन्कोमिटेंट और कॉन्सिलेशन। इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग फाइंड आउट करनी थी। तो अगर यहाँ पर हम गलत स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ पर काउंसलर ठीक है, कॉन्सुलेशन ठीक है, कॉन्कोमिटेंट ठीक है, कॉन्सिलेशन गलत है,
ठीक है। कंसिलेशन की स्पेलिंग CANCILLIATION होती है। बाकी काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब ये वो काउंसलर नहीं है, ये काउंसलर है संरक्षक वाला। कॉन्सुलेशन का मतलब है सांत्वना, जब हम किसी को उम्मीद, ढांढस बताते हैं। कॉन्कमिटेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से विरोध करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये आपसे कह रहा है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या होने वाला है और आपके सामने डिसर्न का सिनोनिम बताएं। ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेट, कंट्रोल, रेगुलेट और एनालाइज। तो डिसर्न की बात करें तो डिसर्न का मतलब होता है अंतर करना किसी चीज में। क्या करना? अंतर करना। तो डिस्क्रिमिनेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंट्रोल तो जानते ही हो, रेगुलेट, एनालाइज, ये तीनों आपके गलत होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है, ये मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं। तो ये रहा क्लोज टेस्ट पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके सामने ऑप्शन रहा। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप इसके आंसर को देने की कोशिश करिएगा। एक तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, इट वॉज अ क्राइम ऑफ पैशन ऑफ सच डिसफिगरिंग वायलेंस दैट विक्टोरियन। तो ये आपका तीसरा रहा। उसके बाद आपके सामने ये रहा चौथा क्वेश्चन, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबके। और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। तो इन पांचों क्वेश्चन के क्लोज टेस्ट की जो आप बात कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि सर क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी कराओ, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा समय के साथ कराया जाता है, अचानक से इनको कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आज ये अंतिम मॉक टेस्ट था। कल से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब। क्या डिस्कस करेंगे? कल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट को। तो मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट को आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो, और जो होमवर्क दिया है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू। जय हिंद।